नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं कानों की, कान के संक्रमण की। तो अगर आपकी भी कानों से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, अगर आपके कान में दर्द रहता हो या फिर आपके कान से पस बहता हो या फिर कान से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में आप डॉक्टर से परामर्श चाहते हैं या फिर क्यूरोसिटी है, मुमकिन है कि आपके किसी करीबी या जानने वाले को कान से जुड़ी कोई समस्या है, तो ये सही मंच है। आज का हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कान की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप फोन करके जान सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जो है वो जुड़ रहा है, तो इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, आपके भी क्वेश्चंस लेंगे, क्यूरोसिटीज का समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, कान का संक्रमण असल में मध्य कान का संक्रमण है, जो कान के पर्दे के पीछे हवा से भरी एक जगह है, जिसमें कान की छोटी कंपन करने वाली हड्डियां होती हैं। बच्चों को अडल्ट्स की तुलना में कान का संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। कान के संक्रमण में मध्य कान से गले के पीछे तक जाने वाली संकरी नलिकाएं, जिन्हें यूस्टेशियन ट्यूब कहा जाता है, सूज सकती हैं। इससे मध्य कान में बलगम जमा हो सकता है। ये बलगम संक्रमित हो सकता है और कान के संक्रमण के लक्षण पैदा कर सकता है। चूंकि कान का संक्रमण अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए उपचार दर्द को नियंत्रित करने और समस्या की निगरानी से शुरू हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों को कई बार कान में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसे सुनने की समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। कान के इन्फेक्शन के संकेत और लक्षण आमतौर पर तेजी से दिखाई देते हैं। सबसे पहले बच्चों में संक्रमण का जिक्र कर लेते हैं। कान में दर्द, खासकर लेटते समय, नींद न आना, बच्चों का सामान्य से ज्यादा रोना, आवाज सुनने में दिक्कत होना, संतुलन करने में परेशानी होना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा का बुखार आना, कान से तरल पदार्थ का निकलना, सिर दर्द होना। बच्चों में दिखने वाले लक्षण कई सारे हैं, जिससे आप उनकी परेशानी के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा अब आपको बताते हैं अडल्ट्स में दिखने वाले संकेत। कान में दर्द, कान से तरल पदार्थ का निकलना, सुनने में परेशानी होना। कान के संक्रमण के संकेत और लक्षण कई स्थितियों का संकेत दे सकते हैं। सटीक निदान और शीघ्र उपचार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, खासतौर से अगर आपको कान से तरल पदार्थ, मवाद या खूनी तरल पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है तो सावधान हो जाइए। इसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जिनके जरिए आप खुद भी अपने कानों का ख्याल रख सकते हैं, जैसे कि कान में रुई या उंगलियां न डालें, स्विमिंग करते समय ईयर प्लग या तैराकी टोपी का इस्तेमाल करें, नहाते समय कानों में पानी या शैम्पू न जाने दें, खुद को सर्दी जुकाम से बचाएं। इन सब के बावजूद अगर आपको कानों से जुड़ी कोई भी दिक्कत पेश आती है तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें, नहीं तो ये आपके सुनने की शक्ति तक छीन सकती है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह। तो देखिए, हमारे साथ एक्सपर्ट भी हमारे जुड़ चुके हैं और इस बीच अगर आपके सवाल है तो फिर से दोहराती चलूं कि आप पूछ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी चूंकि खुली हुई हैं और कानों के संक्रमण पर हम बात करें, कानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो तारुफ मैं करा देती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर संगीत अग्रवाल जुड़े हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर संगीत। और चूंकि देखिए हम कानों की चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे कॉमन समस्या, इशू कानों से जुड़ा हुआ आप क्या पाते हैं? सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आते हैं कान से रिलेटेड, उनमें एक तो सुनने की समस्या से आते हैं कि हमें कम सुनाई देता है। दूसरा बहुत कॉमन समस्या है कि कान से पानी आता है, पस आता है और दर्द होता है। तो ये बहुत कॉमन समस्या है, पस का आना, साथ में कान से सुनाई कम देना। ये दो समस्याएं सबसे कॉमन होती है। हमारी जो ईएनटी की जो ओपीडी होती है उसमें सबसे कॉमन इसी समस्या के साथ पेशेंट आते हैं, एक तो कम सुनाई देने के साथ और एक कान से पानी या मवाद का बहना। एक तीसरी समस्या और भी है, लेकिन वो थोड़ा इतना कॉमन नहीं है, कि कान में सीटी की आवाज बजना हो।
डॉक्टर संगीत, कई दफा देखा जाता है कि कई लोगों को जब बैलेंसिंग के इश्यूज होते हैं, चक्कर भी कई लोगों को आते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हो सकता है आपके कान में कोई इशू हो। सो इसे किस तरह से आप इलैबोरेट करेंगे? देखिए, ऐसे है कि आप ये मानिए कि अगर 100 मरीजों में चक्कर की समस्या है, आई मीन कि अगर 100 में से अगर हम चक्करों की समस्या का कोई भी कारण अगर फाइंड आउट करें, तो 90 मीन्स 90% जो पेशेंट्स हैं वो उनमें कान की समस्या में ही जड़ होती है चक्कर आने की। मतलब चक्कर आने का जो कारण है वो सबसे कॉमन कान से ही होता है। कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा, एक बीच का हिस्सा जिसको मिडिल ईयर कहते हैं, और एक आंतरिक हिस्सा जिसको इनर ईयर कहते हैं। तो बेसिकली इनर ईयर में ना वेस्टिबुलर कैनाल्स होती हैं, और उन कैनाल्स के अंदर कुछ कैल्शियम के कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, और एक एंडोलिम्फ जो होता है उसमें से वो जो कण होते हैं जिनको कैल्शियम के कण भी कहते हैं एक आम भाषा में, उनका डिसबैलेंस हो जाता है। वो कण जहाँ होने चाहिए उसकी जगह उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जो कान की वजह से जो चक्कर आते हैं उसका एक हमने नाम दिया हुआ है बिनाइन पैरोक्सिस्मल BPPV, मींस बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो। सो बेसिकली ये पोजीशन के साथ में चेंज होता है। जैसे पेशेंट ने करवट ली और करवट लेते ही उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, या मतलब लेटने के बाद वो जैसे ही बैठा तो चक्कर शुरू हो जाएंगे, या वो बैठा है। और काफी के साथ आपको रुकना चाहूंगी, बच्चे को पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ पुष्पा एक कॉलर जुड़े हैं मुरादाबाद से। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी, सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड हैं, उनके कानों में ना बहुत आवाजें होती हैं, बहुत टाइम से हो रही है। ये इलाज भी बहुत कर लिया लेकिन वो कम नहीं होती, तो उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। इसका कोई इलाज है क्या? डॉक्टर संगीत, मेरे पास जी मेरे पास इनका क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं? जी डॉक्टर संगीत, इनका कहना है कि इनके हस्बैंड को काफी वक्त से कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, इन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन अभी भी वो आवाजें जो है बदस्तूर सुनाई देती हैं। देखिए, कान से ये जो समस्या है ना, इसको टिंटस बोलते हैं। ये बेसिकली रिंगिंग साउंड्स होती हैं। मोस्टली पेशेंट्स को जैसा ऐसा लगता है कि जैसे मच्छर कान के ऊपर जो है आवाज कर रहा हो, या कान में बिल्कुल मतलब एकदम सू सू की आवाज आती है किसी को, कैसी इस तरीके की ये एबनॉर्मल साउंड्स जो है ये बड़ा बॉदर करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कोई अभी तक कोई ऐसा कंक्रीट रीजन नहीं पता चला है मेडिकल साइंस में कि भाई ये आती क्यों है। तो इसका जिस चीज का रीजन नहीं पता तो उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में कई सारी चीजें बताते हैं कि एक तो जैसे, अच्छा, ये साउंड्स जो होती है ना, ये मोस्टली कब आती हैं? जब पेशेंट साइलेंट जो एनवायरनमेंट में हो, जैसे बिल्कुल साइलेंटली बैठा हुआ है या रात में के सन्नाटे में, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि घर में जो है एक टिक टिक वाली घड़ी लगाए जिससे कि उसका दिमाग जो है बटे। सो बेसिकली द डाइवर्जन ऑफ माइंड के। बाकी कभी कभी बहुत कम होता है, मतलब लेस देन 1% केसेस में, 100 में से अगर एक आध पेशेंट में कभी कभी क्या होता है, जो कभी कभी ब्रेन में कोई ऐसा कोई ट्यूमर ना हो, सीपी एंगल एक जो रीजन होता है वहां पे कोई ट्यूमर ना हो, उसकी वजह से भी कान में साउंड्स आ सकती हैं। तो उसके लिए हम एक पेशेंट में एमआरआई जरूर कराते हैं। अगर यूनिलेटरल मतलब सिर्फ एक तरफ अगर रिंगिंग साउंड्स आती हैं और साथ में चक्कर भी हैं और सुनाई भी कम दे रहा है, तो ये 3 चीजें अगर किसी पेशेंट में एक साथ मिल रही हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स का एक एमआरआई भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ब्रेन में कोई लीजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो फिर हम उसको जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर रखते हैं, और कुछ उसको थोड़ा सा समझाते हैं, योगा और इस तरह की चीजें करें। बाकी आजकल कुछ टिंटस मास्क करने के लिए कुछ एक इंस्ट्रूमेंट भी आया है, बट वो सब चीजें ट्रायल में है, मतलब उनका कोई कंक्रीट फायदा है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है। अभी तक कोई स्टडीज ऐसी आई नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं पुष्पा जी कुछ हेल्प आपको जरूर हुई होगी सजेशन से। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है, आशीष है उत्तराखंड से। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। मुझे भी टिनिटाइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन यूनिटल टिनिटाइटिस है। एक कान में आवाज आती है पिछले 2 सालों से। एक कान में आपकी आवाज आती है? जी, पिछले 2 सालों से। जी डॉक्टर, सुन पाए हैं डॉक्टर संगीत? तो बेसिकली आपके एक कान में मुझे सुनाई दिया, आपके एक कान में जो है साई की आवाज आती है, यूनिलेटरल टिनिटस है। तो आपका हियरिंग का स्टेटस कैसा है? अगर आपको हियरिंग आपका ठीक है
उसके बावजूद आपको हाँ, अगर बिल्कुल साइन ठीक है। किया जी, तो आपने कोई एमआरआई वगैरह कराया है सर अभी? हाँ? हाँ सर, एमआरआई भी कराया, सीटी स्कैन भी कराया, कुछ नहीं निकला अभी। हाँ, तो चलो ये अच्छी बात है कि आपके जो है कहीं कोई ऐसा कोई लीजन नहीं है, कोई सीरियस कोई इशू नहीं है। बाकी जहां तक सवाल सर, देखिए मैंने आपको वही बताया कि टिनिटस का है। आई थिंक अभी तक हमारी किसी मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई कंक्रीट ट्रीटमेंट है नहीं। तो हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि इसके साथ जीने की जो है आदत डालनी पड़ती है पेशेंट को, है ना। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में डॉक्टर के पास नहीं होती हैं। तो इसमें मुझे कहने में कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई इसका कोई मैं कंक्रीट ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अभी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आशीष जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, इससे पहले हम वर्टिगो के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि आपने कहा था वर्टिगो एक सिचुएशन है जिसमें कई बार देखा जाता है कि और भी रीजन होते हैं, कई बार सर्विकल उससे जुड़ा हुआ कुछ केस बताते हैं, जैसे कि मैं बोल पा रही हूँ, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, जाहिर है क्योंकि एक्सपर्ट आप हैं। तो आप बता रहे थे कि कानों की वजह से भी कई केसेस में वर्टिगो की दिक्कत होती है। तो मैं ये समझना चाहूँगी आपसे कि डॉक्टर ये क्या ऐसी कंडीशन है कि अगर एक बार आपको ये इशू हो गया तो कभी भी ये आपके साथ अकर हो सकता है, रियकर हो सकता है, या फिर अगर एक बार इसका परमानेंट इलाज हो जाए तो उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा? नहीं, वर्टिगो जो है ना, वर्टिगो का क्या है ना मैम कि 90% केसेस में मैंने बताया कि वर्टिगो इज बाई ईयर ओरी, कान से ही 90% केसेस में वर्टिगो होता है, जिसको BPPV कहते हैं, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो। सो बेसिकली अगर वह जो इसके लिए हमको कुछ जांचें करनी पड़ती हैं, इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, VNG टेस्ट है और कुछ पोजिशनल टेस्ट हैं, कुछ क्लिनिकल टेस्ट हैं, जिसके आधार पर ये निश्चित करते हैं कि ये कान से ही है या इसका कोई और कोई सोर्स तो नहीं है। तो 90% केसेस में जो चक्कर होते हैं वो कान से ही होते हैं। तो अगर हमें जब ये पता चल जाता है कि ये कान से ही है तो फिर इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं पेशेंट को। एक मैन्यूवर होता है जिसको एप्लेज मैन्यूवर कहते हैं, वो हम अपनी क्लिनिक पे पेशेंट को कराते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे सिग्निफिकेंट नंबर में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट्स ठीक नहीं होते हैं और कुछ को फायदा थोड़ा सा देर में होता है। लेकिन इसका जो कंक्रीट जो इलाज है वो यही है कि इसको कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ मैन्यूअर्स, जिसको कुछ मेडिकल साइंस में है, जिसको एप्लेज इज बेसिकली वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूअर है, वो हम क्लिनिक पे कराते हैं। जो ट्रेंड वर्टिगो स्पेशलिस्ट होता है वो उस मैन्यूअर को कराता है और को कराने के बाद में बहुत सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, जहां तक सवाल रिपीट का है तो कभी कभी फिर से डिसबैलेंस होते हैं, वो जो कण अंदर कान के अंदरूनी हिस्से में होते हैं वो कभी कभी फिर से डिसबैलेंस की स्थिति में आते हैं, तो फिर से हो सकता है, तो हो सकता है वो मैन्यूअर आपको 1-2 बार एक्स्ट्रा और कराना पड़े। तो इसका तो इलाज ठीक ठाक है। कान में सीटी बजने वाली जो प्रॉब्लम है उसकी बजाय चक्कर का इलाज तो फिर भी अच्छा अभी काफी ठीक हो गया। जी डॉक्टर संगीत, लेकिन कई बार ये भी देखा है कुछ केसेस में कि लोगों को इस जैसे ही अगर कई दफ़ा किसी के कान में अगर छेद है और कुछ टाइम बाद वो छेद भर जाता है, लेकिन आपको फिर से बहुत ज़्यादा ज़ुकाम कभी किसी सिनेरियो में होता है और ज़ुकाम की वजह से आपके जो कान का छेद है वो दोबारा से उभरने लगता है, और उस सिचुएशन में जाके कई बार ऐसा होता है कि ये जिसका मैं डिस्कशन आपसे करी हूँ, बात आपसे करी हूँ, वर्टिगो की सिचुएशन या चक्कर आना, ये कई बार कुछ लोग फेस करने लगते हैं। जी, कान में जो छेद होता है ना मैम, कान के छेद का बेसिकली तो कान में छेद बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन से। तो कान में अगर कोई भी कान का पर्दा जो होता है उसमें छेद होता है, तो कान का पर्दा जो है वो इन्फेक्ट होता है और इन्फेक्ट होके उसमें छेद बन जाता है, और जो उसमें उसके अंदर जो है कान के पर्दे के पीछे अगर हम चलें तो 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, मेलियस इनकस और स्टेपीज, उनमें भी इन्फेक्शन होता है, वो भी कभी कभी अपनी जगह से डिस्प्लेस होती हैं और गल जाती हैं। तो उसकी वजह से कान के पर्दे में छेद होता है और साथ में बोन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से जो है कान से पानी भी आता है और कान में इन्फेक्शन रहता है और सुनाई देना भी कम हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में वो कान से साउंड्स भी आती हैं। अगर वो साउंड्स इस वजह से आ रही हैं कि कान के पर्दे में छेद है और कान की हड्डियों में प्रॉब्लम है, तो उसका एक सर्जरी है, बड़ा सिंपल सर्जरी है, जो कि हर एक ENT सेंटर पे अच्छे से होता है, और उसमें कान के पर्दे को चेंज कर देते हैं हम लोग।
ऑपरेशन करके कान का पर्दा चेंज हो जाता है। साथ में जो है वो हड्डियों में अगर प्रॉब्लम है, जो कि हम एक ऑडियोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, उससे पहले हमारे ईएनटी के कलीग्स जो हैं ऑडियोलॉजी का टेस्ट कराते हैं। ऑडियोलॉजी का टेस्ट का मतलब होता है सुनाई की कितनी परसेंटेज कम सुनाई दे रहा है। तो उस हिसाब से जो है हम ये असेस कर लेते हैं कि सिर्फ कान के पर्दा में जो छेद है उसकी वजह से इतना कम सुनाई देना शुरू हुआ है, या कान की हड्डियों में भी प्रॉब्लम है। अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो कान से सुनाई देना काफी कम हो जाता है। और जी। सिर्फ एक में प्रॉब्लम है, ये मतलब कान के पर्दे में ही सिर्फ कान के पर्दे में ही अगर छेद है तो उसकी जो हियरिंग की जो वो है वो कम अफेक्ट होती है। तो ऐसे में कान के पर्दे को रिपेयर कर देते हैं, कान का पर्दा नया बन जाता है। और अगर हड्डियों में भी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक कर देते हैं। तो उससे कान का सुनाई भी ठीक हो जाता है। साथ में जो है उससे साउंड्स, जो एब्नॉर्मल साउंड्स किसी किसी पेशेंट को आती हैं, वो भी काफी हद तक ठीक हो जाती है। तो ऐसे केसेस को तो ट्रीट करना आसान है। जिसमें कान के पर्दे में छेद है उसका तो सर्जरी बड़ा सिंपल है और बहुत कॉमन है हमारे पास। जी, इस बीच हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, पहले उनका तारुफ मैं करा देती हूँ, उसके बाद हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं नागपुर से, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर मनीष मुंजाल हमारे साथ जुड़े हैं, वाइस चेयरमैन सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी सर गंगाराम हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूँगी डॉक्टर मनीष। और इस बीच एक कॉलर जो कि नागपुर से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है प्रवीण जी, सवाल आप पूछ सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा प्रॉब्लम जो है वो करीबन 7-8 साल पुराना है कि मुझे कभी भी देर सवेर कभी भी इचिंग होती है और बहुत होती है। कभी कभी रात को कंटिन्यूस चालू हो जाती है जो कि रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने यहाँ पे लोकल ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया था, बट उससे भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला और वो अभी तक के मतलब हुआ नहीं क्लियर। उनका बोलना था कि आपका कान साफ है, क्लीन है, कुछ भी नहीं है। जबकि बीच में 1-2 बार पर्स निकला था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उनने देखे थे पर्स वर्स तो सब बंद कर दिया था उनने, जो मेडिसिन दिए थे उससे बंद हो गया था। बट इचिंग जो है वो आज तक के, मैं पिछले 8 साल से रात बेरात उठ के कभी भी मुझे इचिंग होती है या मैं काम करते रहता हूँ तब इचिंग होती है, तो बहुत इरिटेट होता है। मैं इस प्रॉब्लम से अभी तक के मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता है सर। जी डॉक्टर मुंजाल, मैं जानना चाहूंगा कि आपको एक कान में होती है कि दोनों कानों में इचिंग रहती है? सर मुझे एक ही कान में है, वो भी लेफ्ट साइड का ओनली, और ये करीबन 8 साल से चालू हुआ, उससे पहले नहीं था। और माफ़ी चाहूँगा बट ये कान आपके पर्दे वगैरह, ईयर ड्रम्स वगैरह, ये सब अच्छी तरह वेल एग्जामिन्ड हैं? इनके अंदर कोई इम्पैक्शन, वैक्स या जो मेल जिसको हम कहते हैं, या कोई फुरंकल, बॉयल, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं है? पहले मुझे करीबन 2007-8 में कुछ मुझे छेद हुआ था कान के पर्दे में। ओके। और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्हें विदाउट ऑपरेशन उसको क्योर करके पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो जब भी अभी मैंने जितनी बार भी डॉक्टर्स को दिखाया यहाँ पे स्पेशलिस्ट को, तो उनका बोला था कि है बट वो माइनर है और वो इतना कोई इम्पेक्टेड नहीं है करके। और सेकेंड थिंग मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो स्किन है अंदर से, वो वैक्स मेरे ख्याल से बहुत रेयर, मतलब बहुत कम क्रिएट होता है और जिसकी वजह से वो ड्राइनेस जाता है मेरे कान के अंदर में। सो आप बेसिकली जो हम ये कहेंगे कि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इट इज़ अ इरिटेटिंग थिंग, बट थोड़ा बहुत ये कॉमन चीज़ है कि हमारी जो कान की स्किन होती है वो कई बारी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और कुछ फैक्टर्स, बाहर की ड्राइनेस, कुछ जिस तरह का हम आजकल पानी यूज़ करते हैं नहाने धोने में, अगर गर्म पानी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा रहा है सर्दियों में, इन चीज़ों से कंडीशन क्रिएट होती है जिसको ब्रॉडली हम एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, यानी कान की स्किन की एलर्जी। सो ये जो प्रॉब्लम है ये एक कॉमन चीज़ है, और इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है, जैसे खुजली पे खुजली करने पे वो थोड़ा हिस्टामिन रिलीज़ होने से एक ज़्यादा इरिटेशन और बढ़ती जाती है। आप कोशिश भी करते हैं कि आप हाथ रोक लें तो वो रुक नहीं पाते। सो इसमें मेन चीज़ आपको ये देखना होगा, अगर आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि अंदर की स्किन ब्रीच नहीं है, कोई पर्दे में वो प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस कान में मैकेनिकल इचिंग थोड़ी सी करने पे कंट्रोल करें। आपको लुब्रिकेंट्स कान के लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि आप जो एक नॉर्मल बेबी ऑयल होता है, अगर ये मैं तब कह रहा हूँ जब पर्दा आपका नॉर्मल है, उसके अंदर कोई होल नहीं है,
तो थोड़ा बेबी ऑयल कॉटन बड की टिप पे लगा के आप हल्के से अप्लाई कर सकते हैं। और कभी कभार कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जो ये वैसलीन बेस्ड ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे जो स्किन की इचिंग के लिए होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि आप उसके अंदर कोई साबुन, खड़ा हुआ साबुन का पानी या कोई भी स्विमिंग पूल, क्लोरीनेटेड वाटर, ये सब चीज़ें, बहुत एक अत्यधिक गर्म पानी, इस चीज़ में आप ज़्यादा कान को टच ना करने दें। और अगर आप वेल लुब्रिकेटेड ऑयल्ड रखेंगे थोड़ी बाहर की स्किन, तो आई एम श्योर यू विल हैव अ गुड दिस थिंग। जब तक बहुत खुजली है तब तक एक एंटी एलर्जिक डॉक्टर के परामर्श से इजी एंटी एलर्जिक आप कुछ दिन ले सकते हैं, जिससे आपके थोड़े हाथ रुक जाएंगे और वो चीज़ को असर आने में फ़ायदा रहेगा। आई थिंक दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा सोचने की बात नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। हमारे साथ डॉक्टर गौतम वीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT LHMC। बहुत बहुत स्वागत मैं आपका भी करना चाहूँगी डॉक्टर गौतम। हमारे साथ एक कॉलर रांची से जुड़े हैं, मानव घोष। मानव जी, स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं आप। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। मेरे कान में हमेशा खुजलाहट होती खुजलाहट और क्या बोलते हैं मवाद टाइप का कुछ रहता है। आप सुन तो हम बर्ड से जब निकालते हैं अंदर, हम बर्ड को नहीं घुसाते, बार बार ही हम उसको साफ कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। डेली का बात है ये। तो ये पर्स नहीं है, वो जरा सा क्या बोलते हैं चिपचिपा टाइप का होता है। वो बर्ड जब छू के देखते हैं चिपचिपा टाइप का, तो इस पर हम बर्ड तो इस्तेमाल करते हैं जरूर, पर बर्ड को हम अंदर नहीं डालते हैं, बाहर बाहर से उसको साफ करके हम निकाल देते हैं, तो बर्ड उसके बाद खुजलाहट ठीक हो जाती है। ओके, आप बोल रहे हैं कि आपके कान से मवाद आती है, तो क्या पीले रंग का पानी निकलता है कान में से? पानी नहीं है सर, पानी भी नहीं है ये। अच्छा, मतलब ये चिपचिपा टाइप का, अच्छा, चिपचिपा सा कुछ निकलता है। तो मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है आपके कानों की मैल निकल रही है, वैक्स निकल रही जी है। जी जी जी। हाँ, तो ये वैक्स जो है ये हमारे कान का नॉर्मल फिनोमिना है। कईयों को निकलना कोई ख़राब बात नहीं है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा निकले तब ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आप एटलीस्ट ईयरबड्स का तो इस्तेमाल ना करें। अगर ये आपको वैसे ही लग रहा है, अगर आपको ये कोई तकलीफ़ नहीं देते तो आप इसको मत छेड़िए। बट इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, पर हम बर्ड जो है ना सर, हम बर्ड को एकदम अंदर नहीं डालते, बाहर बाहर ही हम उसको। नहीं, आप मत इस्तेमाल करें बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने हैं। ना अपने कानों में कोई तेल डालना है या कोई देसी इलाज करना है। अगर आपको कोई तकलीफ कान में नहीं है तो आप कान को बिल्कुल मत छेड़िए, वैक्स अपने आप निकल जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा वैक्स आपको हो जाए, आपको कान बंद लगने लगे, तो आप ज़रूर किसी ENT डॉक्टर को दिखाएं। के बारे में कर रहे हैं, कान से जुड़ी समस्याओं के बारे में कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, आकाश पटना से। आकाश जी, आप हैं हमारे साथ? आकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ, ये मेरे लेफ्ट साइड कान में इधर 1 महीने से दर्द है और खुजली भी होता है, उसके कारण सर दर्द भी रहता है। मैंने किसी ENT स्पेशलिस्ट को भी नहीं दिखाया है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम है और दिखाना पड़ेगा मुझे? आप में से सुन पाए जी। ये कान में सिर्फ दर्द है या इसके अलावा भी कोई तकलीफ है आपको? ईचिंग और दर्द होता है, और ईयरबड और तेज वॉल्यूम में अगर टीवी वगैरह या म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो और तेज होने लगता है। नहीं, तो अगर आपको देखो कान में दर्द है तो आपको इमीडिएटली ENT सर्जन को दिखाना पड़ेगा। होने को बहुत सिंपल चीज़ हो, जैसे मैंने पहले बताया था कि वैक्स आपकी जम गई हो, उसकी वजह से आपको बहुत दर्द हो रहा हो, या और भी बहुत तकलीफ़ें हैं, कान के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकती है, बाहर का जो कान होता है पर्दे से आगे वाला, वहाँ भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसे है कि आप इमीडिएटली किसी ENT सर्जन को दिखाएं। और जैसे मैंने पहले वक्तव्य को भी बोला था कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी ईयरबड्स या कोई भी देसी इलाज नहीं करना है, किसी तरह का ईयरबड्स नहीं डालना है। आप सिर्फ अपना कान किसी ENT सर्जन को दिखाइए, और बहुत ज़्यादा दर्द है तो एक गोली दर्द की ले लीजिए बस। उम्मीद करते हैं आकाश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस बीच डॉक्टर संगीत, हम ईयरबड्स के बारे में लगातार बात कर रहे हैं कि ईयरबड्स का इस्तेमाल लोग करते हैं, और ऐसे भी कहा जाता है कि ईयरबड्स चूंकि हैं तो ईयरबड्स लेकिन कानों में डालना सेफ नहीं होता। सो इज इट अ मिथ, और इसके बारे में किस तरह से आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे डॉक्टर संगीत?
ईयरबड्स बेसिकली हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते कि ईयरबड्स जो है ना वो उनका जो बेसिकली जो ईयर की कैनाल होती है उसको अगर हम जो ईयरबड है अगर ईयर की कैनाल में इंसर्ट करते हैं तो वो अगर वैक्स होता है तो उसको अंदर पुश कर देती है, तो वो उससे ना डॉक्टर की जो बेसिकली काम है वो और ज्यादा कठिन हो जाता है। वो जी। वैक्स जो है पर्दे के और ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, तो ईयरबड फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा कर देती है पेशेंट को। जी। दूसरा क्या है, ये हाँ ईयरबड इंसर्शन से कैनाल का इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे उसका इरोजन भी हो सकता है। तो ईयरबड इज नॉट सेफ फॉर एनी पेशेंट, इसलिए हम लोग ईयरबड का यूज जो है वो मना करते हैं पेशेंट्स जी। को। और अगर वैक्स है और उसको लगता है कि ईयर में वैक्स है और कोई प्रॉब्लम है तो आई थिंक उसको सीधा ईएनटी के जो डॉक्टर हैं उनसे बात करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। अगर वैक्स है तो डॉक्टर कैन रिमूव इट, है ना, डॉक्टर उसको निकालता है। Right. बेसिकली ये वैक्स का निकालना ना वो डॉक्टर ही कर सकता है। उसमें Right. आप ईयरबड से वैक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फायदे की बजाय आप अपना ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं ग्वालियर से, गौतम। गौतम जी, स्वागत है, सवाल पूछिए सर अपना। मैडम, मैं ये कह रहा था, मेरा बच्चा बचपन में था कि कान से एक साइड से एयर बहता था, उसके बाद वो ठीक बहना बंद हो गया, फिर कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा उसको कान से सुनाई नहीं देता एक साइड से। तो अगर डॉक्टरों को भी दिखाया तो पर्दा भी सही है उसका, और लेकिन कोई बताता है उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है और कोई नस में दिक्कत है। जी, आप अपने बेटे के बारे में बात करें डॉक्टर मुंजाल। जी, आप अपने जी क्या सुनाई बिल्कुल जीरो हो गई है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डेड है, सुनाई नहीं देता। और शुरू में तो हाँ, और कभी कान बहता था, आप ये कह रहे हैं उसको कान की हाँ, बचपन में बहता था काफी। तो अभी जो कान होता है ये इसमें एक खास किस्म की जो आप बीमारी बता रहे हैं जिसको हम पर्दे की बीमारी नहीं कहते, कान की पर्दे की बीमारी तो बहुत सारी पॉपुलेशन में है, उसमें बहता कान ये अलग एक बीमारी है। लेकिन इससे ज़्यादा एक जो ख़तरनाक बीमारी है उसको हम लोग कान की हड्डी की बीमारी कहते हैं, क्योंकि जो कान है वो पर्दा कहीं ना कहीं हड्डी में लगा हुआ है और वो हड्डी जो है वो ब्रेन की हड्डी का भी पार्ट है जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। अगर आपके कान का इन्फेक्शन उस हड्डी में चला जाए तो उसी में सुनाई की नसें जा रही हैं, उसमें बैलेंस की नस जा रही है जो हमें बैलेंस करती है, और उसी में हमारी मुंह चलाने की नस जा रही है जिसको फेशियल नर्व कहते हैं। ये तीन नसें बेहद ही संकीर्ण सुरंगों से हमारे कान के अंदर सुनाई की हड्डियों के पीछे से निकलती हुई जाती हैं। और अगर कोई बीमारी अपने इन्फेक्शन के प्रकोप के कारण या फिर उसके प्रेशर के कारण उन नसों तक पहुंच जाए, उन नसों की न्यूट्रिशन को, उनकी ब्लड सप्लाई को रोक दे, तो सडन लॉस ऑफ हेयरिंग, ज़ोर की चक्कर आना कि आदमी उठ ही ना पाए कई दिनों तक, या फिर मुंह का टेढ़ापन, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो कि इस तरह के ईयर इन्फेक्शन की होती है। तो अगर सडन लॉस हुआ है और ये सब हुआ है तो इनमें से ज़रूरी कोई चीज़ हुई होगी। अब इनमें से जो सुनाई की प्रॉब्लम है वही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी एकदम अस्पताल कभी कभी नहीं भाग पाता। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर भी कहूँगा कि आपको एक विस्तृत जानकारी से बच्चे को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी अभी भी अंदर हो सकती है और उसका अगला जो काम है वो ब्रेन की तरफ जाना हो सकता है या दूसरी नसों को ख़राब करना हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा था। तो आजकल रंगीन एक्सरे, सीटी स्कैन्स वगैरह की वजह से ये चीज़ पता लगाई जा सकती है। अच्छे ईएनटी सर्जन्स इसका ऑपरेशन करके उसको पूरी तरह ठीक करते हैं। तो बट आप दिखाइए ज़रूर इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है गुरुग्राम से, अशोक है हमारे साथ। अशोक जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। अशोक जी, आप जी सवाल पूछिए सर अपना। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे कान में ना 2-2.5 महीने से आवाज आनी शुरू हुई, टिक 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 जैसे टिटियां चलती हैं। अब समझ नहीं आ रही, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने जी डॉक्टर गौतम, आपके डॉक्टर को भी दिखाया था उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने एक गोली लिखी न्यूरोकाइन। अच्छा ठीक। और मैंने परसों गया था डॉक्टर पर, तो कितना न्यूरोकाइन आगे देखिए आप। अच्छा, नहीं आपके जो ये कानों में आवाज आ रही है
हाँ ये जी। एक ही कान में आ रही है कि दोनों कानों में आ रही है? नहीं, अब एक कान में तो ठीक हो गया, दूसरे कान से आ रही है, लेफ्ट वाले से। अच्छा, पहले राइट से आती थी, अब लेफ्ट से आ रही है, यही बोलना पहले चाहते दो हैं? कानों में आती थी, अब राइट वाला तो ठीक हो गया और लेफ्ट वाले में आ रही है। शिफ्ट हो गई प्रॉब्लम। और ये इतनी ज्यादा अब लेफ्ट से आ रही है। और इतनी ज्यादा आती है कि आपको रात को सोने में भी वैसे दोनों कान मेरे ठीक है बिल्कुल, अच्छा, और मुझे आप सुनाई दे रहा सब कुछ। अच्छा, अच्छी बात। आपको ऐसा तो नहीं है कि ये रात को सोने में मुश्किल करती हो आवाज? ना, नहीं, ऐसा ये नहीं। 2-4 दिन में तो मुझे अब तकलीफ हो रही है। सोने में, रात को सोने में तो कोई तकलीफ नहीं होती कि होती है? 1-2 दिन से हो रही है। अच्छा, 2-3 दिन से हो रही है। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको दोनों कानों में आवाज़ें आ रही हैं तो बेसिकली ये जो कान की नस है ना आपकी, उसमें कमज़ोरी आई हुई है। और जब भी इस तरह की आवाज़ें आती हैं, हम पेशेंट का एक सुनवाई की जांच ज़रूर करते हैं। अभी तो आपकी सुनवाई नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको एक सुनवाई की जांच ज़रूर करवानी चाहिए, ठीक है? और जैसे ना, वैसे अब इतना बड़ा टीवी का प्रोग्राम है, ये बोलेंगे कि ये नसों की आवाज़ आपको क्यों आती है, ये आज तक हमें भी पूरी तरीके से नहीं मालूम, बट ये बेसिकली नसों की वजह से है। इससे आपकी नस में कमज़ोरी हो सकती है, आपकी नस से सुनना बंद हो सकता है। तो आपको अपना जो है एक ऑडियोग्राम या एक सुनवाई की जांच ज़रूर करानी चाहिए। बाकी इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, उन्होंने आपको न्यूरोकाइन दी है, एक कैप्सूल आता है टिनिकार के नाम से, कैरोवरीन एक नई ड्रग आई है, उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं है, बट क्योंकि आपको दोनों कान में है तो ये मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छी बात है। कहीं एक कान में होती तो हम कोई ट्यूमर व्यूमर के बारे में भी सोचते, अभी तो सिर्फ आपके दोनों कान में है। आप कोशिश, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जैसे लेफ्ट कान में ठीक हो गई है, राइट कान में भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, बट आपको अपनी सुनवाई पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी सुनवाई में ज़रा सा भी कुछ चेंजेस पाते हैं तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को मिलिए और सुनवाई का टेस्ट ज़रूर कराएं। मतलब ये बेसिकली जो ये आवाज़ आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कानों की नसें हैं उसमें कमज़ोरी आ गई है और आपको सुनने में हो सकता है आगे जाके भी कोई तकलीफ हो। हम उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मुंजाल, कई दफ़ा ये देखा जाता है आजकल के केसेस में ख़ास तौर से कि आपके कान में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको बहुत लंबे समय तक अगर कोल्ड रह गया है, तबीयत आपकी ख़राब रही है, तो उस वजह से भी आपके जो कान हैं इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कानों में दर्द शुरू हो जाता है या फिर पस पड़ना, और बहुत अगर हम देखें ज़्यादा सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती है तो कानों में पर्दों में छेद तक हो जाता है। एब्सोल्युटली। हमारे कान और हमारे नोज़, जो नाक है, वो एक बैलेंस्ड ऑर्गन्स हैं। हम लोग जो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो हमारा कान का पर्दा है, उसके जो बॉर्डरिंग की वजह से हमारा जो कान का जो अंदर की स्पेस है, जहाँ आप बड़े अच्छे डायग्राम से इधर दर्शकों को आप दिखा रहे हैं, जहाँ जो सुनने की हड्डियाँ वो मूव करती हैं, तो वो वाले एरिया का प्रेशर एक मेंटेन रखती हैं, क्यों हवा का वो प्रेशर है जिसमें वो बोन्स मूव करती हैं पर्दे हिलने से। अगर किसी वजह से बाहर का प्रेशर कम हो जाए या हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ कंडीशन आ जाए, जैसे कफ या कोल्ड जो हम आप मुझे बता रही हैं, जिसकी वजह से हमारे कान का अंदर का प्रेशर कम हो जाए, इसको यूस्टेशियन ट्यूब, जो वो ट्यूब है कनेक्ट करती है, उसके ब्लॉक होने से होता है, तो सडनली कान के अंदर एक जकड़न आनी शुरू हो जाती है। और अगर कान को उस वक्त रिलीव ना किया जाए, जैसे कि हम एक सिंपल उबासी लेते हैं, जब हम पहाड़ों पर जा रहे होते हैं तो हम उबासी या एक लंबा यौन लेके उस चीज़ को खोलते हैं, वो ना खोल पाए तो वो वाला एक इन्फेक्शन का रूप धारण कर सकता है और काफ़ी पेनफुल कंडीशन बन जाती है, जिसको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ये ऑब्वियसली एक ट्रीटेबल लेकिन एक फास्ट एक्टिंग रीज़न है कि आपको बंद कानों पे बहुत देर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो नहीं खुल रहे तो आप अपने लोकल चिकित्सक के पास ज़रूर जाएं, वो आपका ईयर ड्रम एक बारी देख के उसके अंदर ऐसा कोई फ्लूइड या इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, उस हिसाब से आपके कोल्ड को बेहतर ट्रीट करेंगे। आजकल इन्फ्लुएंजा इतना बढ़ा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे, हम लोगों के पास ये पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके कान के ट्यूब्स और पस पड़ रही है, जैसे आप बता रही थी। तो
प्राइमरी कॉज जो है नाक की तरफ से और जो साइनस की तरफ से कान में गया है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि कान ठीक हो। क्योंकि एक बार बहना शुरू हो जाए, फट जाए, वो हालांकि एक कुदरती तरीका है नेचर का उस इन्फेक्शन को भगाने का, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म में दिक्कत दे सकता है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ द ईयर्स। राइट, एब्सोल्युटली। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है, अरविंदर है हमारे साथ मेरठ से। अरविंदर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, ये पूछ रहे थे कि मेरी मिसेज है, उनके दोनों कान में पस आती है, तो वो उसके लिए क्या इलाज है? कोई है कोई इसका कैसे करे? पर्दे में सुराख है उनके। डॉक्टर संगीत। तो इन्होंने बताया कि कान के पर्दे में सुराख है। ऑलरेडी इन्होंने आई थिंक किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाया होगा, तभी इनको पता चला होगा कि कान के पर्दे में सुराख है और उसमें से लगातार पस आता रहता है और बीच बीच में बंद भी होता होगा। एंटीबायोटिक वगैरह देते होंगे इनके डॉक्टर्स। तो देखिए सर, ऐसा है कि आपके बेसिकली दोनों कानों में सुराख है, तो उसका अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा ऑपरेशन है। मेरे कलीग हैं डॉक्टर मुंजाल यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा इसको ट्रीट करते हैं हमारे यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में। इज वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन और दूसरे साथी भी हमारे बड़े कॉम्पिटेंट सर्जन हैं। तो ये बड़ा अच्छा है, इसका बड़ा सिंपल सा ये ऑपरेशन है। आप ऑपरेशन कराइए और उनकी लाइफ को आसान कीजिए। अदरवाइज तो क्या है ना, बार बार कान के पर्दे में से पस आता रहेगा, आप उनको एंटीबायोटिक खिला दोगे, फिर बंद हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे हड्डी भी गलना शुरू हो जाएंगी, कान से सुनाई देना भी कम होता उनका रहेगा और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो काफी खराब होती जाएगी। तो आप सर मतलब जो है बेहतर है कि आप उसका अच्छे से मतलब किसी अच्छे ईएनटी सर्जन को जो है दिखा के और उसका ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन से इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आजकल तो बड़ी अच्छा मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स हैं, उनसे ऑपरेशन होता है इसका। जी चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, नरेश जी जुड़े हैं हमारे साथ सोनीपत से। नरेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं अपना। नमस्कार जी सर, मेरे कान में जी पीप आता है कई बार जी, और जब नहाता हूँ तो उसके बाद पानी चला जाता है जी, उसके बाद फिर टिल्ले वगैरह लगाता हूँ, उससे थोड़ी राहत मिलती है जी। और अब कई दिनों से कान में आवाज आ रही है फड़ की जी। आप सुन रहे डॉक्टर गौतम? हाँ, ये बोल रहे हैं कि इनके कान में फड़फड़ की आवाज आती है। हाँ, ये तो ये बताया आपने शुरू में, आपने पानी चला जाता। अच्छा। देखिए, आप जो है ना, हो सकता है आपके कान में बहुत ही सिंपल सा वैक्स हो और कोई बात नहीं है, वो पानी की वजह से जाकर के ना सूज जाता है, उसकी वजह से हो सकता है आपको फड़फड़ की आवाज़ आती हो। आप स्विमिंग करते हैं क्या बहुत ज़्यादा, या नहाते वक्त पानी आपके कान में चला जाता है? हाँ जी, नहाते वक्त भी चला जाता है जी। रात को पूरी रात फड़फड़ करता है जी, मैं सो नहीं पाता जी। पूरी रात आवाज़ आती है इनको? अच्छा, अगर आपके देखिए कानों में आवाज़ आती है, फड़फड़ की आवाज़, हो सकता है वो, जैसे मैंने पहले वाले कॉलर को भी बताया था कि उसका मतलब ये है कि आपके कानों की नसों की वजह से प्रॉब्लम है। और अगर एक ही कान में आ रही है फिर तो आपका एक MRI होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके कान के अंदर की कोई मतलब ना कोई ट्यूमर ना हो। आपके एक CP एंगल ट्यूमर होता है दिमाग में, उसकी वजह से भी कान के अंदर 24 घंटे इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो मतलब ये है कि आप ज़रूर किसी ENT सर्जन को दिखाएं। अगर आपके एक ही कान में है, होने को ये कुछ भी ना हो, सिर्फ एक वैक्स हो सकती है, नहीं तो हो सकता है आपको जांचें करवानी पड़े पूरी, क्योंकि इसका मतलब इसमें आपकी नस की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। हम उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर मुंजाल, जिससे पहले कोल्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, सो नॉर्मली डॉक्टर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि कोल्ड के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक ना खाएं और अपने टाइम पर उसको ठीक होने दें। सो इस सिनारियो में कई दफ़ा कोल्ड हमारा या कोल्ड की कंडीशन लंबी खिंच जाती है और तब ये जो इन्फेक्शन वाली सिचुएशन है ये भी आ जाती है। सो दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करें? मतलब एंटीबायोटिक्स भी नहीं खानी है, कोल्ड को सही टाइम पे ठीक भी करना है, क्योंकि हमारे कान तक ना पहुंच जाए, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों में टेंडेंसी बन जाती है। जी देखिए, कोल्ड, नॉर्मल रेगुलर कोल्ड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमारे पूरे इंडिया में ये अगर आज भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हमें नॉर्मल खांसी ज़ुकाम जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है और ये एक वायरल इन्फेक्शन होते हैं। कभी कभार एलर्जीज़, पोलन एलर्जी जो आजकल वसंत ऋतु के साथ आई है, ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से कंजेशन आता है। बट डेफिनेटली इनमें से एक बहुत ही छोटा सा छटांक परसेंटेज
एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है, जिसमें पस पड़ती है, बुखार आता है, ज्वार आता है और अलग तरीके से मवाद बनती है। Right. इस स्टेज से पहुंचने से बचाना तो है ही, लेकिन एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन को बड़ा इन्फेक्शन बनने से रोकने के लिए बहुत सिंपल उपाय हैं, जैसे कि हमारे पुराने घरेलू नुस्खे, बिल्कुल एडहेरिंग टू अ गुड स्टीम इनहेलेशन, दिन में 1 या 2 बार माइल्ड स्टीम जरूर लें जिन दिनों आपको कोल्ड हो रहा है। Right. आप ग्रीन टी, सिनेमन और जो भी इस तरह की जो खाद्य पदार्थ है जिनसे बलगम गाढ़ी नहीं होती, जिनसे आपको कंजेशन नहीं होती, वो चीज़ अवॉइड करें। अल्कोहल, टू मच ऑफ कॉफ़ी, कैफीन, ये स्मोकिंग स्पेशली, ये सब चीज़ों से दूर रख के हम लोग उसको थोड़ा बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंजेशन इस तरह की बढ़नी शुरू हो जाए कि उसमें गाढ़ा बलगम शुरू हो जाए, बुखार आ जाए, फिर डेफिनेटली एक अर्ली एंटीबायोटिक इनिशिएट होना चाहिए, Right. ताकि वो गंदे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ना कन्वर्ट हो। लेकिन मैं 90% से ज़्यादा इन्फेक्शंस को जो दूसरे तरीके हैं और बहुत माइल्ड अदर टैबलेट्स लाइक पैरासीटामोल और थोड़ा बहुत माइल्ड एंटी एलर्जिक से ट्रीट किया जा सकता है। राइट। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, रमेश जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ली से। रमेश जी, स्वागत आपका, सवाल आप पूछ सकते हैं। रमेश जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना कान में भन भन की आवाज आती है। सर एक बार दोहरा दीजिए प्लीज, आप क्या कह रहे थे? मेरे कान में भन भन की आवाज बहुत ज्यादा आती है। अगेन आप उनके कानों में भी आवाज बहुत आती है Tinnitus. डॉक्टर। और मुझे याद है डॉक्टर अग्रवाल, इससे पहले जब शुरू प्रोग्राम हुआ था तो डिस्कशन हो रहा था कि सबसे कम जो केसेस हैं वो कान की आवाजों के देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के शो में सारे वही नहीं, cases हैं। टिनाइटिस की ये प्रॉब्लम है। इसके बारे में ना मैं 1-2 बातें बोलना चाहता था। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको ये दोनों कानों में आती है थोड़ी बहुत आवाज़, तो इसमें आपकी नसें इन्वॉल्व हैं और सूनर और लेटर आपको, जैसे हम लोग जिसे कहते हैं कि सुनने वाली नस अगर इफ़ेक्ट होएगी तो आपकी सुनवाई पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों का क्या होता है कि ये जो आपकी आवाज़ें आती हैं, अगर ये आपके एक ही कान में आती हैं और 24 घंटे आती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लो मशीनरी मरमर, जैसे मशीन चल रही हो वैसी आवाज़ अगर आपको आती है, तो फिर आपको, अगर वैसे हम ये कहते हैं कि अगर एक कान में आवाज़ आती है तो आपको ज़रूर अपना दिमाग का सीटी स्कैन या जैसे MRI कराना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपके दिमाग में कोई ट्यूमर है, वो भी कभी कभी सुनने वाली नस पे प्रेशर डालता है। सुनने वाली नस दिमाग से कनेक्टेड होती है, उस वजह से भी आपको आवाज़ आती है। और तीसरी बात ये है कि ये आवाज़ जो आती है ना, अगर ये आपके दिन की एक्टिविटीज़ में आपको इंटरफियर नहीं कर रही है तो आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हाँ, अगर ये रात को आपको सोने में मुश्किल करती है, फिर ये वाकई में हमारे लिए समस्या हो जाती है और उसलिए हम पेशेंट को जो है थोड़ा एंटी एंजाइटी ड्रग्स और सोने की ड्रग्स देते हैं। बेसिकली क्या है कि एक मैं इसको और भी सिंपली डाल देता हूँ। जैसे कि आप बस में जा रहे हैं, किसी ने आपका नाम पुकारा, तो आप इमीडिएटली आपका सर वहाँ पे घूम जाता है, आपको लगता है मुझे बुला रहे हैं। वैसे वो जो बातें कर रहे हो आपको नहीं समझ आती हैं, पर जैसे ही उन्होंने आपका नाम लिया, आपने फट से मुड़ के देखा, अरे तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर ना एक सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ वॉइसेस रजिस्टर्ड होती हैं। अगर वो कॉन्शियस लेवल पे आ जाएं, उसको हम लोग टिनाइटिस कहते हैं। अगर आपके दिमाग की कोई ऐसी, हमारे माइंड में कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो नहीं आनी चाहिए नॉर्मली, वो अगर ओवर्ट हो जाएं, वो अगर एकदम सामने आ जाएं, तो कानों में आवाज़ आने लगती है। और ये क्यों आती है, इसका रीज़न हमें नहीं पता। अभी 1-2 नई ड्रग्स आई हैं, उसका भी इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। बट हमारे पास जब भी कान की आवाज़ से कोई भी मरीज़ आता है, और भी अभी सवाल आएंगे, तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 कि मेरी सुनवाई का क्या हाल है, और दूसरा ये कि अगर ये मेरे एक ही कान में है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कोई एक बार दिमाग का MRI कराना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं। और मतलब है कि हम लोग कान की आवाज़ का पेशेंट से है तो बहुत दुखद बात, पर हम उसको यही बोलते हैं कि भैया इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। हमारे पास मशीनें आती हैं, टिनाइटिस मार्कर मशीनें आती हैं। आजकल लोग कहते हैं कि कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने से भी ये कानों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं, बट ऐसा कोई ठोस नहीं है कि भी आप ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कुछ मरीज़ में कुछ होता है। एक मलेशिया से एक सॉल्ट आता है बिलोवास, वो लोग यूज़ करते हैं बहुत। मैंने देखा हमारे यहाँ लोग कई आयुर्वेदा
वाले भी यूज़ करते हैं। और एक डिज़ीज़ होती है जिसमें ये चक्कर उल्टी के साथ भी कानों में आवाज़ें आती हैं, उसे हम लोग मीनियस डिजीज़ कहते हैं। बट वो चक्कर उल्टी उसमें इतना प्रोमिनेंट होता है कि पेशेंट बता देता है। बट मोटे तौर से यही है कि अनफॉर्चुनेटली आप ये कह लीजिए कि आपकी जो सबकॉन्शियस आवाज़ें हैं वो कॉन्शियस हो जाती हैं, और इसके लिए फ्रैंकली स्पीकिंग आज की डेट में हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बट हम कुछ टेस्ट करवाते हैं कि भी आपका दिमाग में कोई ट्यूमर ना हो, और पेशेंट को बेसिकली इससे हैबिचुएट कराते हैं कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आपको कष्ट ना दे। और वैसे कई लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भी ये तकलीफ़ें थीं और उन्होंने उनसे अपना निजात पाया है, इसके साथ जी रहे हैं लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे पास भी 2-3 पेशेंट्स हैं जो इसके साथ जी रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई पक्का इलाज हमारे पास नहीं है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी रमेश ही हैं, देहरादून से, लेकिन इस बार हैं दूसरे कॉलर है। रमेश जी, आपका भी स्वागत मैं करना चाहूंगी, और आपका क्या सवाल है जान सकते हैं? मैडम, मेरा सवाल ये है, मेरे कान में अंडर ट्रीटमेंट चल रहा हूँ मैं भी, कान में छेद है जी, डॉक्टर संगीत। और ये छेद बचपन से ही है जी, लेकिन ये प्रॉब्लम अब आई है मुझे 1.5 साल से जी। कान में पहले पसाना शुरू हुआ, फिर दर्द हुआ उसमें जी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने धुलाई उलाई करके और एंटीबायोटिक दे दी जी। उसके बाद ये कई महीने तक वो इलाज ऐसे ही करते रहे, लेकिन ये वो समझ में उनकी नहीं आया था। उन्होंने तो कोई खास दवाई मुझे ऐसी दी कि भाई ये अलग से दे रहे हैं जी। जरा हुआ मैंने इसका फिर गाजियाबाद तक फिर लिया डॉक्टरों के पास में, जो महंगे से महंगे डॉक्टर है जी। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। पेट स्कैन भी मैंने करा लिया, सीटी स्कैन, हर बीमारी में सारे टेस्ट कराए बैठा हूँ जी, जितने भी होते हैं जी जी। लेकिन अभी भी कान के नीचे सूजन है और पसारा है, वो बंद नहीं हुआ। वो जी। बहुत डॉक्टर संगीत जी, लेकिन अभी तक ये नहीं मिली इस बीमारी जी। सर देखो, ऐसा है कि जहाँ तक आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको कान के बीच वाले हिस्से, जो कान का बीच में मिडिल ईयर होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, और साथ में जो डॉक्टर मुंजाल ने बताया था कि टेम्पोरल बोन जो होती है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई बोन होती है, हो सकता है वहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन हो। तो बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आपको वहाँ पे इन्फेक्शन है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, और बार बार जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे थोड़ा टाइम के लिए आपको राहत हो सकता है हो जाती हो। लेकिन इसका सर देखिए, परमानेंट इलाज, मैंने बताया, पहले भी एक कॉलर ने पूछा था, परमानेंट इलाज सर इसका यही है कि कान के पर्दे का ऑपरेशन हो, साथ में जो हड्डी का अफेक्टेड पार्ट है, जो खराब पार्ट है, मैस्टोइड बोन जो होती है, टेम्पोरल बोन जिसे कहते हैं, उसकी भी सफाई हो, जिसका एक ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन बड़ा ही सुरक्षित है, बहुत ही आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैंने बताया, हमारे यहाँ डॉक्टर मनीष जो बैठे हुए हैं आपके पास, ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट सर्जन। सर आप प्लीज आइए, मिलिए डॉक्टर साहब से, और मुझे लगता है कि इसकी आप सर्जरी कराइए, क्योंकि बिना सर्जरी के मुझे नहीं लगता है कि आपका इलाज हो पाएगा। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किसी ने अभी तक किसी भी डॉक्टर ने आपको सर्जरी क्यों नहीं एडवाइस करी। तो मुझे लगता है कि आपको जो है सर्जरी के लिए माइंड प्रिपेयर करके और आना चाहिए, और मतलब ईएनटी के अच्छे सर्जन से आपको कंसल्ट करना चाहिए। आई थिंक सर्जरी इज द अल्टीमेट जो आपका ट्रीटमेंट है। जी, हम उम्मीद करते हैं सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अभी भी लगातार हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं अपनी कानों की समस्या डिस्कस करने के लिए, जवाब जानने के लिए, लेकिन चूंकि वक्त समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और आज के शो में बस इतना ही वक्त हमारे पास है। तमाम डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय हमारे दर्शकों को देने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए। जल्द एक बार फिर से हम कानों पर डिस्कशन करेंगे, इन समस्याओं को फिर से लेंगे, लेकिन आज के शो में कानों के पे डिस्कशन हमारा इतना ही था। कल फिर मुलाकात होगी, कल हम बात करेंगे नींद के बारे में। अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों की समस्या है नींद से जुड़ी हुई, नींद अगर आपको नहीं आती है या फिर नींद से जुड़े कुछ और आपके सवाल हैं, कोई क्यूरियोसिटी है, तो कल का शो दोपहर 3 बजे आपके लिए है। लेकिन आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।